जी के पास। देवेंद्र, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं संभलने की कोशिश में लगा हूँ, वो कोई कसर नहीं छोड़ते कि मैं लड़खड़ा जाऊँ, है ना। यही कुछ ऐसा मिजाज है आजकल। कभी टैरिफ, उसके बाद 25% का अतिरिक्त टैरिफ, और बीच में कुछ वॉइसेस ठीक हुए थे। इंडिया ने रिस्पॉन्ड अच्छे से तरीके से किया था, बट फाइनली मतलब ये मान के तो आप चलिए देवेंद्र जी की ये जो वीज़ा कॉस्ट बढ़ाई गई है, फ़ी बढ़ाई गई है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हम ही होंगे। आप आईटी को देखिए, निफ्टी आईटी कोलैप्स होता हुआ आज। आपने इस इशू को कैसे रीड किया, और कितना अभी आईटी में इसके चलते जो डाउनसाइड है वो खुल सकता है? वीरू नमस्कार। मैं ऐसा समझता हूँ कि कभी जब भी आपके ऊपर कोई भी एक कठिनाई आती है, एक चैलेंज आती है, दैट चैलेंज इज अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर अस। और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सामने मेरा व्यू हिसाब से रखा हूँ। इंडियन आईटी कंपनी जो आज की तारीख के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, पर्टिकुलर यूएस से जो सॉल्यूशन वो लोग कोडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर से एक बहुत जल्द से बदलाव आ रहा है कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस के ऊपर। एआई के माध्यम से, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से, डेटा सेंटर के माध्यम से एक पूरा ट्रांजिशन ग्लोबल इकोनॉमी में बनते जा रहा है। और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इसकी जरूरत है, बट फिर भी आई थिंक वहां पे नहीं पहुंच पाते फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, इंक्लूडिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन अमेरिका। मैं ऐसा समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज will now find enough reasons to create their GCCs outside America. And मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this is going to be I think a game changer in a way. आज की तारीख के अंदर आप ये GCCs देख रहे हो, I think they are I think limited to few number of centers connected with some of the large companies. मेरा ऐसा मानना है कि I think even the mid-tier companies when they start sourcing this particular thing from country like India, तो उनका एक तरफ cost के अंदर बदलाव आना, चीपर अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर, और दूसरा जो नए जनरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आई थिंक अवेलेबल होना थ्रू जीसीसी के माध्यम से, और इंडियन आईटी कंपनीज का उसके साथ में जुड़ जाना, ये गेम चेंजर मॉडल चेंज हो रहा है। शायद ये 3-6 महीने में आपको इसकी पूरी रिजल्ट नहीं दिखे, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years we are going to see some significantly large amount of change happening. तो मैं शायद इसके अंदर इतना निराश भी नहीं हूँ। मैं ऑन द कॉन्ट्री बिलीव करता हूँ कि इंडियन आईटी कंपनी के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। दिस इज प्रोबेबली आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच वी हैव सीन इन 80s और 90s के अंदर जो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बनी थी। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नाउ इमर्जिंग फॉर आवर कंपनीज फॉर नेक्स्ट 3 to 4 decades. So I would consider that this is a proper opportunity, and उसका जो एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज अगर इंडियन आईटी कंपनीज ले पाती हैं, तो शायद आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर प्रोसेस। ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। आईटी को लेकर आप पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, कोई बहुत सारे बड़े बदलाव आप आने वाले समय के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तो आईटी स्पेस में हमें तगड़ा डेंट देखने को मिला। लेकिन एक और जो सेक्टर या फिर स्पेस कहें हम जो चल रही है, वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार बाइंग दूसरे दिन हमें देखने को मिली। फ्राइडे के सेशन के बाद भी सेबी की तरफ से रिलीफ देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे स्पेस को लेकर, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या अप्रोच है? सेबी के बयान को कैसे आप रीड कर रहे हैं, और इनमें आप क्या आगे हमें टेक लेना चाहिए? सो रेगुलेटरी क्लीन चिट श्रेय जो मिली है अडानी ग्रुप को, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है, गिनी जानी चाहिए, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ दिस रेगुलेटरी क्लीन चिट जो फंड्स थे, वो फंड्स थोड़े हेजिटेंट थे एलोकेट करने के लिए मनी टुवर्ड्स अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। Despite of their fundamental shaping up well, despite of the companies are growing well in the infrastructure space, there were some resistance, I think, or the clarity emerging on the credential side. With this clarity, जो credentials clear बने थे जा रहे हैं, उसके हिसाब से देखें तो शायद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फंड्स के लिए जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। So today the hands change have started happening. Maybe those early investors, I think, when they bought it on a contra basis, Adani Group के अंदर, they are probably selling part of their investments, and the new investors, financial investors, are buying this stake. So मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गिना जाना चाहिए। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पॉसिबली आई थिंक एक मोमेंटम लैग कर रही थी लास्ट जब से हिंडलबर्ग का इश्यू हुआ था सेकंड टाइम का।
मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके बाद में अभी जो एक मोमेंटम पिकअप करना शुरू हुआ है, दैट इज अगेन सजेस्टिंग दैट आई थिंक फंडामेंटली ड्रिवन स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज व्हिच दिस ग्रुप ऑफ कंपनीज आर हैविंग, उसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टर्स आई थिंक कंपनी के अंदर आने शुरू हो जाएंगे. Today they are about 90,000 crore EBITDA making, growing at around 15 to 20% on a yearly basis as a group. And with 2,25,000 crore debt and around 55,000 crore worth of cash in the balance sheet, ये जो उनका जो एक फॉर्मिडेबल डेटा सेट है, नंबर्स है, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आई थिंक द ग्रुप इज बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैव नॉट बीन इन्वेस्टिंग अप टिल नाउ. सो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनके पास बड़े फंड से इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ये दान में मिल रहा है. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. देवेंद्र जी, अब एक चर्चा एक ऐसे सेक्टर को लेकर जो कि लाइमलाइट में है, वो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वो आप कहीं भी देखिए, चाहे वो यूएस हो, रशिया, यूक्रेन हो, और फाइनली अगर आप देखें अब और कुछ जो देश जो हैं वो एक मिलिट्री टाई अप कर रहे हैं. इसके बाद डिफेंस एकदम से एक चर्चा में है ग्लोबली, नॉट एग्जैक्टली इन पर्सपेक्टिव इंडिया ओनली, हर जगह. आप क्या मानते हैं कि डिफेंस में ऑर्डर आवंटन, और क्योंकि बजट भी काफ़ी नज़दीक खड़ा है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी और तेज़ होगी? डिफेंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल आई मीन PSUs, डिफेंस PSUs और कुछ प्राइवेट कंपनियां? तो एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट का जो रुझाव है, वो रुझाव है कि आप इन्वेस्ट करो कंपनी के अंदर, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाओ एंड यू कैटर टू इंडियन गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर डिफेंस सेक्टर्स. तो कंपनियां वो तरीके से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज, अपने बिजनेस को पोर्टफोलियोज को अलाइन करके आगे बढ़ रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैपन. दूसरी तरफ जैसे आपने बताया, दूसरी कंट्रीज को भी अभी आज की तारीख में डिफेंस की अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत करना है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग इन दिस एरिया. तो इंडियन कंपनीज आर नाउ प्रोबेबली आल्सो फाइंडिंग द बायर्स आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ में जो रिफ्लेक्ट हुई है, आई थिंक आउटसाइड कंट्रीज आर आल्सो नाउ लुकिंग एट योर एबिलिटीज टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू. मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 10 साल का जो हिसाब से डिफेंस का आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट का कारोबार चल रहा है, मेनी कंपनीज आर लाइकली टू बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्पेंडिंग. और जो कंपनियां एंसिलरी सेक्टर है OEM कंपनीज के साथ में डिफेंस के अंदर, उनके लिए ये समय मारुति इफेक्ट है. 1980s में जब मारुति आई थी तभी एंसिलरी कंपनी का एक नया पुनर्जन्म हुआ था इंडिया के अंदर, और उसके बाद में हमने एक अच्छा उसके अंदर बदलाव देखा जैसे एंसिलरी आई. आज रेलवे और डिफेंस जो दो क्षेत्र है और उसके साथ में जो जो एंसिलरी कंपनियां जुड़ी हुई है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा समय चालू हो रहा है. तो आई वुड रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव अबाउट आई थिंक सम ऑफ द एंसिलरी यूनिट्स फर्स्ट टू बिगिन विद, और मानता हूँ कि शायद उसके अंदर आपको अगले 5 या 10 साल का एक अच्छा टेलविंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. मे बी शॉर्ट टर्म के अंदर काफी कंपनियों का वैल्यूएशन महंगा है, बट अगर मार्केट कोई प्राइस से करेक्ट होता है स्टॉक्स के अंदर, तो एक अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए इन सम सिलेक्ट काउंटर्स. ओके, डिफेंस स्पेस को लेकर ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी. देवेंद्र जी, कमोडिटी स्पेस से देखिए, गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड स्तरों पर, चमक फीकी नहीं पड़ रही, फेस्टिव सीजन भी आ रहा है. गोल्ड और सिल्वर पर क्या राय है आपकी? कैसे अप्रोच कर रहे हैं जिनको इन स्तरों पर भी या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं, थोड़ी अभी वेट एंड वॉच की सलाह, या फिर इन स्तरों पर भी हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? सर, गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो तेजी बनी है, वो तेजी कंज्यूमर के परचेजिंग से नहीं बनी है. ये तेजी बनी है गवर्नमेंट की कस्टडी के परचेजेस के कारण. मोस्ट ऑफ द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, they are basically buying the bullion asset as against I think their earlier requirement of buying the dollar assets. जो इस सब से डॉलर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो शायद अभी कंट्रियां अपना नया फंड्स बुलियन एसेट में डालना ज्यादा पसंद करेंगी, डॉलर एसेट में शायद न डालें, कम डालें. ऐसी एक संभावना को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो. बाद में वो चाइना है, चीन है, या यानी चीन है, जापान है, या भारत है, या दूसरे कई देशों है जिन्होंने डॉलर के अंदर जो एसेट परचेस करते थे उसकी जगह पे वो लोग बुलियन एसेट परचेस करें उनकी सेंट्रल बैंक्स इन ऑर्डर टू बाय द कोलेटरल वैल्यूज. सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये बदलाव चालू हो चुका है. ये जो तेजी है बुलियन एसेट के अंदर, वो बदलाव के कारण चालू है. मैं नहीं मानता हूँ कि कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल सिचुएशन. ऑन द कॉन्ट्री, आई थिंक द कंज्यूमर विल स्टार्ट फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव्स
जैसे नेचुरल डायमंड के सामने उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड का ऑल्टरनेटिव मिला, वो हिसाब से प्रेशियस मेटल के सामने उनको दूसरी मेटल का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। देन ओनली कंज्यूमर कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ प्राइसेस। सो ये शायद थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड कंज्यूमर के लिए हो सकता है, बट ओवरऑल कमोडिटी का प्राइस बिहेवियर देखे तो शायद मेरे ख्याल से मजबूत रहेगा, बहुत लंबा नहीं घटेगा, ऐसा मेरा मानना है। श्रेया चिंतित हैं, देवेंद्र जी चिंतित हैं। श्रेया को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी ना, थोड़ा इसलिए चिंतित हैं श्रेया गोल्ड के प्राइसेस को देख के। बट ये बात तो है कि कुछ ना कुछ अब मतलब ऑन सीरियस नोट श्रेया और इनफैक्ट देवेंद्र जी, अब आप ज्वेलरी शॉप में घुसते हुए डर रहे हैं ना श्रेया। आई मीन अगर एक सिंपली एक अंगूठी या फिर एक छोटा भी अगर आपको आप जेवर लेना हो, मतलब देवेंद्र जी आप अल्टीमेटली कह रहे हैं कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 14, 12, 10 कैरेट ज्वेलरीज है ना, ये करना पड़ेगा इनोवेशन। वीरू, मेरे पास ना हाथ में कुछ पहनना है ना गले में कुछ है, तो आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, मैं खाली इतना कंज्यूमर के हिसाब से बता पाऊंगा कि 12 कैरेट 14 कैरेट मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है। मैं इतना समझता हूँ कि कंज्यूमर की परचेजिंग एबिलिटी है, और शायद ये दाम बड़े हैं उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो उसके अंदर शायद कंज्यूमर को अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये तो बात है, बिल्कुल अल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा। खैर अच्छा, अब आएंगे इस इशू पे दोबारा लौट के आएंगे, लेकिन देवेंद्र जी एक दो बास्केट्स को और टच कर लेते हैं यहाँ पे। मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा है, अब सिक्लिकल है, अब ये मुझे तय करना पड़ेगा इस प्राइस पे भी एंटर करने से पहले कि और कितना अपसाइड बाकी है मेटल्स पे। फेरस नॉन फेरस पे देवेंद्र जी आपका टेक क्या है इसी घड़ी में, जब हमने गोल्ड पे बात करी इस पर बात कर लेते हैं एक बार। In fact, we are distinctly bullish about the ferrous non-ferrous commodities, metal particularly. I think उसके अंदर रीजन ये है कि हम ऐसा समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर दो कारण से एक डिमांड का सिनेरियो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर गेटिंग ओवर, और आई थिंक द रिकंस्ट्रक्शन गेटिंग स्टार्टेड आफ्टर द वॉर, तो डिस्टिंक्टली हाई अमाउंट ऑफ मेटल कंजम्पशन विल इंक्रीज। तो एक सबसे बड़ा हम लोग एक बदलाव देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट के अंदर कमोडिटीज की डिमांड बढ़ती है, पर्टिकुलरली इन अर्लियर डेज आई थिंक द कमोडिटीज वुड बी मोर डिमांडेड इन द इंडस्ट्रियल एंड द ऑटोमोबाइल काइंड ऑफ सेगमेंट। टुडे द कमोडिटी इज गेटिंग इक्वली मोर डिमांडेड इन द एरिया ऑफ आई थिंक द कंप्यूटिंग सेगमेंट लाइक डेटा सेंटर। कॉपर कमोडिटी है, जिंक कमोडिटी है, सिल्वर कमोडिटी है। थिंक फेरस नॉन फेरस मेटल के अंदर आई थिंक जो फैक्ट्रियाज बन रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो ओवरऑल आई थिंक द डिमांड सिनेरियो इज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। और उसके साथ में आपका जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है, वो एनर्जी कॉस्ट ग्रेजुअली नीचे आती रही है बिकॉज ऑफ आई थिंक द एडिशन ऑफ द रिन्यूएबल सेगमेंट ऑफ एनर्जी। तो अगर आप 10 रुपये यूनिट 2 साल पहले पे करते थे, आज की तारीख में सोलर पावर डालने के बाद आप 2.5 रुपया, 2.25 से 2.5 रुपया के अंदर यूनिट पे कर रहे हो एज ए कॉस्ट, इवन इफ यू पुट इन अ कैप्टिव सोलर पावर। मैं ऐसा समझता हूँ कि लोअर द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हायर द डिमांड ऑन इन मेटल, इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग सस्टेनेबल प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये हिसाब से हम समझते हैं कि आई थिंक एज ए डायरेक्शनल कॉल फेरस नॉन फेरस कमोडिटी मेटल्स पर्टिकुलरली ऐसी जिसकी बात कर रहे हैं, आई थिंक उसके लिए समय अच्छा आना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। ओके, ठीक है देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए, और सारी सेक्टर्स पर इतने डिटेल तरीके से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और मार्केट जैसा कि